हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा हीरो स्टॉक है JSW स्टील। और JSW स्टील का अगर बात करें तो इसका अभी करंट प्राइस है 722 और आज का चेंज है लगभग 6% के आसपास। और अगर इसका वॉल्यूम का बात करें तो ये लगभग 94.72 लाख का। तो अगर आपने आज इसमें ट्रेड किया होगा तो आपको बहुत इसमें मज़ा आया होगा। लेकिन मैं यहाँ इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। और अगर JSW स्टील का डिलीवरी का बात करें कि कितना व्यक्ति जो था वो इंट्राडे में ट्रेड नहीं किया, एक दिन से ज़्यादा अपना वैल्यू जो अपना शेयर उसको होल्ड किया है, तो वो है लगभग 23.86%। 23.86 कहने का मतलब है कि इतना परसेंट व्यक्ति जो भी ट्रेड किया उसे अगले दिन के लिए ट्रांसफ़र किया हो, मतलब एक दिन में वो खरीद के बेच के नहीं निकला है, इतना परसेंट आदमी अगले दिन के लिए होल्ड किया है। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और एक दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। अब चेक करते हैं कंपनी का कि क्या कंपनी 52 वीक हाई पे चल रहा है या नहीं। तो अगर हम इसका करंट प्राइस देखें तो ये लगभग 722 के आसपास और ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे है। इसका ऑल टाइम हाई है लगभग 773 रुपये, जो इसने 10 मई 2021 को पास किया था। उसके बाद से ये उसे क्रॉस नहीं किया, लेकिन लगभग ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो हम चेक करते हैं इसका फंडामेंटल का। तो अगर इसका फंडामेंटल का बात करें तो JSW स्टील प्राइमरीली बिजनेस करता है आयरन और स्टील प्रोडक्ट में। ये स्टील बनाता है, आयरन बनाता है, उसे बस बेचता है, यही इसका मोस्टली काम है। अगर इसका मार्केट कैप का बात करें तो ये लगभग 1,73,000 करोड़ रुपए, जो काफ़ी बड़ा कंपनी ये समझा जा सकता है, बिकॉज ये 1 लाख करोड़ का कंपनी है। अगर इसका स्टॉक्स PE का बात करें तो ये लगभग 21.9। हम सब ये जानते हैं कि जो भी स्टील कंपनी है उसका PE मल्टीपल मार्केट बहुत कम देता है और इसमें आपको ये दिख भी रहा होगा। लेकिन अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो वो है लगभग 15.5% और रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो यह है 19%। आपने अभी तक देखा होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा कम रहा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो इस केस में ये उल्टा है और ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एक मिनट में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में जो कैपिटल है, JSW स्टील में बहुत ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसके वजह से जो उसका रिटर्न होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि इक्विटी कम यूज़ किया है, ज़्यादा लोन लेके मोस्टली काम करता है ये सब कंपनी। तो यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि लोन लेके काम किया, कहने का मतलब है कि बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन कैपिटल कहने का मतलब है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न हो रहा है वो कम हो रहा है, बिकॉज उसका इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है और इक्विटी कम ये इशू किया है, जिसकी वजह से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी तो हाई है एज़ कम्पेयर टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम बात करते हैं कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है। अगर पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी हेल्दी डिविडेंड कंटिन्यूड मेंटेन किया 18.64% का। और अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो ये बुक वैल्यू का लगभग 3.7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो मुझे उतना कुछ खास नेगेटिव नहीं लगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखाया गया तो हम ये बोल सकते हैं। हम कंपनी का बात करते हैं कि कंपनी कितना बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। अगर इसका कॉम्पिटिटर का बात करें तो ये है टाटा स्टील, सेल, APL, अपोलो ट्यूब, टाटा स्टील, BSL और जिंदल स्टेन, ये सब इसका कॉम्पिटिटर है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से चेक करें तो सबसे बड़ा कंपनी JSW स्टील ही है, उसके बाद आता है टाटा स्टील, जो कि लगभग उससे 1,53,000 करोड़, मतलब उतना बड़ा कंपनी है। तो ज़्यादा का अंतर नहीं है JSW स्टील और टाटा स्टील में, लेकिन यही दो प्लेयर है जो सबसे बड़े टाटा स्टील प्रोडक्शन करते हैं। जब हम बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट का, सेल्स का, क्वार्टरली अर्निंग का अगर बात करें तो जून 2018 में इसका सेल्स था 20,000 करोड़ के आसपास, जो कंटिन्यूस लगभग अप ट्रेंड में बढ़ते हुए 2019 में फिर घटना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और अभी जैसे मार्केट खुला है तो मार्च 2021 में ये अब्रप्टली बढ़ गया है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का ट्रेंड तो पॉजिटिव रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड लास्ट कुछ क्वार्टर में इसका जो सेल्स है वो डाउन हुआ है। और सेल्स अगर डाउन हुआ है कुछ क्वार्टर में तो सेम चीज़ एक्सपेंस के साथ भी हुआ होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि जो कंपनी का कोर बिजनेस है उससे वो पैसा निकाल रहा है। नहीं तो इधर उधर से पैसा निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है कि कंपनी इधर उधर से पैसा निकाल रहा है और बोल रहा है कि हम अपना बिजनेस से निकाल रहे हैं, तो ऐसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि कंपनी का एक्सपेंस लगभग 15,000 करोड़ था, जो
कंटिन्यूस बढ़ा मार्च 2019 तक, फिर देख सकते हैं कि घटने लगा। तो जैसे जैसे उसका सेल्स घटने लगा वैसे वैसे एक्सपेंस भी घटने लगा। तो मैं कह सकते हैं कि कंपनी अपना जो कोर बिजनेस है उसी से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट का। तो कंपनी का अगर प्रॉफिट का बात करें तो लास्ट 8-9 क्वार्टर में बस एक ही बार है जब कंपनी को लॉस झेलना पड़ा है, वो भी कोविड के वजह से मोस्टली हुआ था। जून 2020 में जब सब कुछ बंद हो गया था तभी कंपनी को थोड़ा सा लॉस फेस करना पड़ा, नहीं तो बाकी हर बार कंपनी प्रॉफिट में ही रहा है। आज से 8 क्वार्टर पहले कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 2300 करोड़, जो अभी बढ़ के हो गया है 4000 करोड़ के आसपास। तो लगभग प्रॉफिट डबल कर गया है। अब हम चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ईयर वाइज। अगर ईयर वाइज का बात करें तो लास्ट 10 साल पहले मार्च 2010 में इसका एवरेज सेल्स था 18,000 करोड़ का। और क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि साल दर साल इसका सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ता आया, एक्सेप्ट कुछ ईयर में जिसमें कि इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी स्लो डाउन, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अगर एक्सपेंसेस का बात करें तो कंपनी का एक्सपेंसेस सेल्स के कंपैरिजन में साथ साथ बढ़ा, जिसे हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंपनी का कोर बिजनेस से हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है। अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत हेल्दी है और हर साल कंटिन्यूस पॉजिटिव ट्रेंड के साथ कंपनी प्रॉफिट दे रहा है। अगर मार्च 2016 का बात करें तो कंपनी उस साल बस नेगेटिव लॉस मेकिंग था, बाकी हर साल लगभग कंटिन्यूस प्रॉफिट दे रहा है। और वो भी मोस्टली बिकॉज ऑफ चाइना के वजह से हुआ था और वर्ल्ड इकोनॉमी के वजह से ये हुआ था कि उसको लॉस झेलना पड़ा था। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है लगभग 13%, 5 साल का 14% और लास्ट 3 साल का बिकॉज ऑफ कोविड 4%। तो मैं क्लियरली देख सकते हैं कि लास्ट 3-4 साल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री, क्योंकि लास्ट 3-4 साल में ऐसा कोई खास ग्रोथ हुआ नहीं, काम भी नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ सब कुछ बंद है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो लास्ट 10 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग 16%, लास्ट 5 ईयर का लगभग 14% और लास्ट 3 साल का 8%। हम ये देख सकते हैं कि कंपनी इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोविड अपना जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसको मेंटेन रख पाया है लगभग 8% के आसपास, जो मुझे एक डिसेंट नंबर लगता है। और हम चेक करते हैं अब रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। लास्ट 10 साल का अगर बात करें तो वो उतना कुछ खास है नहीं, 14% के आसपास, लेकिन लास्ट 5 साल और 3 साल में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो मैं कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से कंपनी काफ़ी बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया है और सेल्स के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया है। हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट का। तो कंपनी का ओवरऑल लाइबिलिटीज़ का अगर बात करें तो कंपनी का ओवरऑल लाइबिलिटीज़ अगर रिजर्व और कैपिटल को छोड़ दिया जाए तो लगभग 2010 में था 35,000 करोड़ ये ओवरऑल लाइबिलिटीज़ था, जिसमें अगर हम 8,000 माइनस कर दे 8 और 9,000 माइनस कर दे तो लगभग 25,000 के आसपास उसका लाइबिलिटीज़ था ओवरऑल, जो कंटिन्यूस लाइबिलिटीज़ हर साल बढ़ता गया और अभी हो गया 1,48,000 करोड़ के आसपास, जो हम क्लियरली देख सकते हैं कि लगभग उसमें से 46,000 तो इसका रिजर्व ही है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 1,00,000 करोड़ का इसका लाइबिलिटीज़ बढ़ गया है। तो जैसे सेल्स बढ़ा वैसे ही उसका एक्सपेंस बढ़ा और उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गया। जैसे लाइबिलिटीज़ बढ़ गया तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके वजह से आपको कम दिखा था एज़ कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैंने पहले जो बोला था रिटर्न ऑन कैपिटल कम था एज़ कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी, आप उसे फिर से सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपनी जो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो पैसा निकाल रहा है क्या उसी से वो अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है या नहीं। अगर 2010 का बात करें तो उसमें नेगेटिव था, कहने का मतलब कि कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा निकाला उससे ज़्यादा वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में खर्च कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ नेगेटिव कैश उसके हाथ में बचा। ठीक उसी प्रकार 11, 12, 13, 14 हर बार लगभग पॉजिटिव ही रहा है, 13 में फिर से नेगेटिव हो गया था और कंटिन्यूस ये पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। तो चूँकि ये स्टील सेक्टर में तो इसका इन्वेस्टमेंट बहुत हाई रहता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इसको खर्चना पड़ता है, जिसकी वजह से होता ही है कि जो भी कमाता है पैसा वो ज़्यादातर खर्च हो जाता है इसका प्लांट मेंटेनेंस में और ग्रोथ में भी खर्च हो जाता है कि नया नया प्लांट नया नया जगह सेटअप करना पड़ता है, जिसके वजह से हम कंटिन्यूस देखते हैं कि लास्ट 10 साल में
कंपनी को कोई ख़ास कैश जनरेशन नहीं हुआ है। अगर कुछ सालों को छोड़ दिया जाए, जैसे 2021 और 2019 को छोड़ दिया जाए, तो बाकी हर साल फ्लक्चुएटिंग इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा, फ्री कैश फ्लो एक तरीके से बोले तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पैसा को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से घटा दिया जाए तो जो भी पैसा बच रहा है उतना कुछ खास था नहीं। अगर 19 और 21 को छोड़ दिया जाए तो कंपनी का जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, हम ये कंसिडर कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न था लगभग 42% सितंबर 2018 में, जो अभी बढ़ के हो गया 44%। कोविड के वजह से मैनेजमेंट अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जून के बाद बढ़ाना शुरू किया और कंटिन्यूसली बढ़ा के 44% कर लिया है। तो मुझे अच्छा लगता है जब कंपनी प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा रहता है। इस केस में 44% है तो मुझे उतना कुछ खास दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा ये रहेगा कि अगर प्रमोटर 50% से ज़्यादा होल्ड करने का बोले भरोसा नहीं रखता है तो हम कैसे खुद से भरोसा कर सकते हैं कि हमको मैनेजमेंट पे भरोसा होगा। कहने का मतलब कि प्रमोटर अगर 50% से ज़्यादा रहता है तो हम ये भरोसा कर सकते हैं कि मैनेजमेंट को भी उस कंपनी में भरोसा है। ऐसे होता ही है, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा रहता है तो भरोसा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब चेक करते हैं कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग क्या हो रहा है। अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग घटता है तो मैं सोचता हूँ कि वो अच्छा रहता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो हम देख सकते हैं कि सितंबर में ये 19% था, फिर ये एब्रप्टली इंक्रीज़ कर गया और फिर ये 34-35% के आसपास ही घूम रहा है। तो मुझे पसंद आता है जब कंपनी में पब्लिक का शेयर होल्डिंग घटता है, जो इस केस में दिखता नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न के रेस्पेक्ट में पब्लिक का उतना कुछ खास कंपनी पसंद नहीं है। तो ये था कंपनी के बारे में ओवरऑल। तो मैंने आपको जितना हो सकता था फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसी तरीके का फंडामेंटल वीडियोस चाहिए तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको कोई दोस्त जो चाहता है कि वो इसी तरीके का फंडामेंटल वीडियोस देखे और कुछ सीखे तो मैं चाहूँगा कि आप उसे भी इसे रेकमेंड कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने हुए रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।